फातिमा एक गरीब घराने से थी। शादी के बाद आमिर दुबई चला गया। ससुराल वालों को एक नौकरानी मिल गई थी और वो 18 अफराद के लिए अकेला खाना बनाकर खबेहाल हो जाती और बाकी सभी एसी लगाकर मजे से सो रहे होते। और जब 50,000 बिल आया तो अम्मा ने कहा कि आमिर से कि तुम्हारी बीवी 24 घंटे एसी में ही रहती है, बिल के लिए पैसे भेजो। और सारा दिन काम करने की वजह से फातिमा का हमल भी ज़ाया हो गया था। तो अम्मा ने कहा कि तुम्हारी बीवी जानबूझकर अबॉर्शन करवा कर आई है। इतना सुनता ही था कि आमिर का दिमाग घूम गया और अगले दिन बताए बिना घर आ गया तो सबके सामने का मंजर देखकर इसके कदमों तले से जमीन ही निकल गई। कड़ी धूप में सुर्ख जोड़े में मलबूस वो आसमान से उतरी हुई कोई हूर लग रही थी। घूंघट अपने चेहरे पर गिराए जलमा अरूस में वो बैठी आमिर का इंतजार कर रही थी। रात के 2 बज चुके थे। ठंड से इसका बुरा हाल हो रहा था। कमरा गोया अकड़ कर तनख्वाह हो रही थी। तभी हल्की सी चरचराहट के साथ कमरे का दरवाजा खुला और आमिर अंदर दाखिल हुआ। नई नवेली दुल्हन ब्याह कर लाने की खुशी आमिर के लहजे से छलक रही थी। वो इसके करीब आकर बैठा और सलाम किया। फातिमा ने धीमे से इसके सवाल का जवाब दिया। हजारों अंदेशे इसके दिल में जलजला रहे थे। वो बेहद गरीब घराने की लड़की थी मगर आमिर एक अमीर खानदान से तलक रखता था। न जाने कैसे आमिर की माँ को फातिमा बागी थी। शायद इसकी वजह फातिमा का बेमिसाल हुस्न था। जहाँ इसका सगड़ापा के आमिर की माँ ने पहली ही नजर में फातिमा को बेटे के लिए पसंद कर लिया। चट मंगनी पट ब्याह वाला काम हुआ और आज फातिमा आमिर की दुल्हन बनी इसके सामने बैठी हुई थी। आमिर ने मुस्कुराते हुए इसके हाथ में मुंह दिखाई की अंगूठी पहना रहा था। फातिमा को यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत यूं भी पलट सकती है। वो जो कभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी खरीदने की हैसियत ना रखती थी, आज इसके हाथों में कीमती हीरे की अंगूठी पहनाई जा रही थी। वो बस आमिर को देखती रह गई थी। तभी वो एकदम चौंकी। आमिर कह रहा था, देखो फातिमा, तुम मेरी मम्मी की पसंद हो मगर मैं जानता हूँ कि जल्दी तुम अपने अच्छे रवैये से मेरे दिल में भी जगह बना लोगी। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मोहब्बत दूंगा और तुम्हारी हर जरूरियात का ख्याल रखूंगा, मगर इसके बदले में मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहता हूँ, मेरे घर वालों की जी जान खिदमत करना और मेरी माँ के सामने कभी ज़बान मत चलाना। इनकी इज्जत करना। फातिमा, इज्जत करना। उन्होंने मुझे बहुत मुश्किलों से पाला है। फातिमा मुस्कुरा दी। भला इसे क्या एतराज हो सकता था? वो तो वैसे भी इनके घर वालों को सब अपना मान चुकी थी। शादी का अगला दिन बेहद खुशगवार था। आमिर सरशादी की कैफियत में फातिमा की हुस्न बेहद कसीदे पढ़ रहा था। फातिमा भी किस्मत के पढ़ने पर हैरान थी। वो चंद दिन खुशबू के हंडेले में झूलते हुए गुजरे और आमिर के वापस नौकरी पर जाने का वक्त हो गया और वो दुबई में ही काम करता था और शादी की छुट्टी के सिलसिले में पाकिस्तान आया हुआ था। फातिमा बेहद उदास थी मगर इसने दिल पर पत्थर रख लिया। इसने सोचा आमिर चला जाएगा, आखिर ये सब भी तो मेरे अपने हैं। आमिर की अम्मी का रवैया फातिमा के साथ बहुत अच्छा था। वह बहुत प्यार से इससे मुखातब होती थी मगर फातिमा को एक चीज समझ न आती कि जब भी आमिर कभी आस पास न होता तो इसकी सास इसे छीती हुई नजरों से घूरती थी। फातिमा को लगा ये इसका वहम है। आमिर फातिमा से बहुत सारे वादे करके चला गया था और वो अपने अदास दिल के साथ तन्हा रहेगी मगर वो ना जानती थी कि इसकी जिंदगी में कैसी मुसीबत आने वाली है। आमिर की बड़ी बहन मारिया का रिश्ता तय हो रहा था। आए रोज इसके ससुराल वाले आए होते। आज आमिर के जाने के बाद वो पहली दफा आ रहे थे। सुबह फातिमा अभी अपने कमरे में सो रही थी जब अचानक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुला। उठ जाओ बीबी, कब तक नींद पूरी करनी है? सारा दिन बिस्तर तोड़ते हुए गुजार देती हो। क्या मारिया के ससुराल वाले आ रहे हैं? उठकर इनके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। मेरे बेटे को तो तुमने भगा दिया है, अब हम बेचारों ने तो किसी तरह रहना है। या जल्दी से किचन में आओ। फातिमा ने हैरानगी से उठकर देखा। ये इसकी सास इसके इस रवैये पर बेहद हैरान हुई मगर इसने कुछ न कहा। खामोशी से हाथ मुंह धोकर किचन में आ गई। अभी सुबह के 7 बजे थे। सास ने इससे सारे घर वालों के लिए नाश्ता बनाने का हुक्म दिया और खामोशी से नाश्ता बनाने लगी। सब घर वाले तो अभी मजे से सो रहे थे। इसने सबके लिए पराठे बनाए, अंडे तले, चाय बनाई और फिर जाकर देखा तो अभी तक सब के सब सो रहे थे। इसने आगे बढ़कर अपनी नंद को हिलाया। उठो मारिया, उठकर नाश्ता कर लो, मैंने बना दिया है। मारिया जो गहरी नींद में थी इसका हाथ एकदम झटकर बोली, बना दिया है तो कोई एहसान नहीं किया, उठकर कर लेंगे नाश्ता, अब सर मत खाओ और सोने दो। फातिमा शर्मिंदा सी होकर रह गई और खामोशी से इनके कमरे से बाहर निकल आई। उसने अपनी सास को ढूंढना चाहा और ये देखकर हैरान रह गई कि सास भी एसी वाले कमरे में सुकून से सो रही थी। वो खामोशी से ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। घर के तमाम अफराद 11 बजे के करीब जागे। मारिया ने खामोशी से सबको नाश्ता सर्व कर दिया। इसकी नंद ने हाथ पाट से पराठे निकाल कर खाना शुरू कर दिए तो बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। अम्मी ये क्या है?
ٹھنڈے یخ ہو رہے ہیں، یہ پراٹھے تو مجھ سے چبائے ہی نہیں جا رہا۔ ماریا یہ دوسرا پراٹھا اٹھا کر کھاتے ہوئے بولی۔ تبھی فاطمہ کے سسر بولے، مجھے تازہ روٹی بنا کر دو، مجھ سے تو یہ باسی روٹی نہیں کھائی جاتی اور نہ ہی میں نے کبھی کھائی ہے۔ ایک ایک کر کے تمام افراد شروع ہو گئے۔ فاطمہ خاموشی سے اٹھی اور سب کے لیے دوبارہ ناشتہ بنانے لگی۔ سب ڈرائنگ روم ٹیبل کے آس پاس بیٹھے مسلسل چیخ و پکار کرتے رہے، مگر کوئی اٹھ کر اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ گھر میں فاطمہ کو ملا کر کل 8 افراد تھے۔ عامر کی بڑی بہن شادی شدہ تھی اور اپنے 5 بچوں کے ساتھ میکے ہی رہتی تھی۔ اس کا میاں بھی بیرون ملک کام کرتا تھا۔ عامر کے چچا چاچی، ان کے بچے اور ساس سسرال، اتنے افراد کا فاطمہ کے سر پر آن پڑا تھا۔ ان میں سے کوئی ہل کر مدد کروانے کو تیار نہ ہوتا۔ فاطمہ کو حیرت ہوتی کہ اس کے آنے سے پہلے آخر گھر کا کام کون کرتا تھا۔ صفائی ستھرائی کے لیے ایک کام والی آیا کرتی تھی، مگر جیسے ہی فاطمہ نے گھر کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لیا، ساس نے کام والی کی چھٹی کر دی اور وہ کام بھی فاطمہ سے کروانے لگی۔ فاطمہ صبح اذانوں سے وقت بیدار ہوتی، صفائی کرتی، ناشتہ بناتی، دوپہر کا کھانا بناتی، کپڑے دھوتی، یہاں تک کہ اس کا پورا دن ہی گھر کے کام کاج میں گزر جاتا۔ شدید گرمیوں کے دن تھے۔ چولہے کے آگے کھڑے ہو کر وہ سب کی پسند کے کھانے بناتی۔ سب اے سی والے کمرے میں لیٹے بس فرمائشیں ہی کرتے رہتے۔ وہ پکا پکا کر بے حال ہو جاتی تو سب کو جا کر تلا دیتے۔ سب اس کی ذات پر احساس دیتے ہوئے اسے اے سی والے کمرے سے باہر نکال دیتے اور ڈرائنگ روم ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ کھانے کے دوران بھی 50 دفعہ فاطمہ کو اٹھاتے، وہ سب کی ضرورتیں پوری کرتے۔ کھانے کے بعد سر برتن وہی ڈرائنگ روم ٹیبل پر چھوڑ پھر اسے اے سی والے کمرے میں جا گھستے۔ کوئی فلم لگا لیتا تو کوئی آپس میں باتیں کرنے لگتا اور کوئی دوبارہ سے سو جاتا۔ فاطمہ بیچاری پھر سے گندے برتن دھونے میں لگ جاتی۔ انہی دنوں فاطمہ کی طبیعت بے حد خراب رہنے لگی۔ صبح اٹھتی تو ملتی سے اس کا برا حال ہوتا۔ کچن میں کام کرنے کے دوران وہ کئی دفعہ الٹیاں کرتی۔ ساس کی جانی پہچانتی ہوئی نظروں نے بانپ لیا کہ معاملہ کچھ اور ہے، مگر انہوں نے فاطمہ کے سامنے نام نہ لیا۔ ایک روز فاطمہ کی امی اتفاق سے اس سے ملنے آئی تو فاطمہ نے خراب طبیعت کا ذکر کیا تو وہ چونک گئی اور اسے لے کر قریبی لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ لیڈی ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو خوشخبری سنائی، فاطمہ حاملہ ہے۔ فاطمہ تو حیران رہ گئی، اتنی بڑی خوشخبری اس کی زندگی میں آ گئی اور اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اسی خوشگوار حیرت میں وہ ڈوبتے ہوئے وہ گھر واپس آئی۔ ڈاکٹر نے آرام کرنے اور کھانے پینے کا مشورہ دیا تھا، بقول اس کے کہ فاطمہ میں خون کی شدید کمی تھی۔ فاطمہ کی امی نے گھر آ کر فاطمہ کی ساس کو بتایا کہ فاطمہ حاملہ ہے اور ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ کوئی کام والی رکھ لیں۔ فاطمہ کی ساس نے بے حد خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگی، رکھ لیں گے، ہاں بہن، یہ تو میری بیٹیاں جیسی ہے، بھلا میں اس سے اس حالت میں کیوں کام کرواؤں گی، میں آج ہی کسی کام والی کا بندوبست کرتی ہوں۔ فاطمہ کی امی مطمئن ہو کر چلے گی۔ فاطمہ جیسے ہی کمرہ سیدھا کرنے کے لیے بیڈ پر لیٹی، اس کی ساس آ پہنچی۔ فاطمہ، کچھ مہمان آئے ہیں، اٹھ کر ان کے لیے چائے کا بندوبست کر دو اور زیادہ لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اس حالت میں کام کاج کرنا ویسے بھی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، میں نے بھی بڑے پورے سسرال میں رہتے ہوئے 10 بچے پیدا کیے ہیں، تم کو یہ انوکھا بچہ پیدا نہیں کر رہی کہ بستر سے لگ کر لیٹ گئی ہو۔ فاطمہ حیرت سے ان کی جانب دیکھتی رہ گئی مگر کچھ نہ بولی اور خاموشی سے اٹھ کر مہمانوں کے لیے چائے کا انتظام کرنے لگی۔ اس کے حاملہ ہونے کی خبر سے گھر والوں کو کوئی فرق نہ پڑا، انہیں تو کام کاج کے لیے نوکرانی چاہیے تھی، اس لیے وہ غریب گھرانے کی لڑکی بیاہ کر لائے تھے۔ فاطمہ خراب طبیعت کے باوجود سارا دن کام کرتی رہتی۔ آخرکار اس کی ہمت جواب دینے لگی۔ اس رات جب عامر کا فون آیا تو اس نے کوشش کی کہ وہ اسے بتا دے کہ گھر میں کام کاج کی زیادتی سے وہ پریشان ہو رہی ہے، لیکن جیسے ہی اس نے عامر کو یہ کہا کہ اس کی بہن کچن میں اس کی مدد نہیں کرواتی تو عامر اچانک سے غصے میں آ گیا۔ میں اتنی دور بیٹھا ہوں، تم سب کے لیے دن رات کام کر رہا ہوں اور تم لوگ ہو کہ چھوٹی چھوٹی گھریلو باتیں ہر وقت مجھے بتا کر پریشان کرتی ہو۔ میری بہنیں آج کل رخصت ہو کر اپنے گھر چلی جائیں گی، تم اگر تھوڑا سا کام کر لیتی ہو تو اس میں برائی کیا ہے؟ عامر کی بات پر فاطمہ ہکا بکا رہے گی، جسے وہ تھوڑا سا کام کہہ رہا تھا۔ ان کاموں میں صبح 6 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک مصروف رہتی تھی۔ اس نے جان لیا کہ عامر کو شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ساس اور نندوں کا رویہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا تھا، وہ اس کے ساتھ بالکل کسی نکرانی کی طرح برتاؤ کرتے۔ فاطمہ کو اب سمجھ آ رہی تھی کہ وہ اب غریب گھرانے سے لڑکی کیوں برا کر لائے تھے، انہیں صرف گھر کے کام کاج کے لیے ایک نوکرانی چاہیے تھی۔ فاطمہ کپڑے دھونے کے لیے مشین لگاتی تو صبح سے لے کر شام ہو جاتی۔ عامر کی شادی شدہ بہنیں اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی نکریں وہ بھی لا کر فاطمہ کے حوالے کر دیتی کہ انہیں دو کپڑے دو کر ہلکان ہو جاتی۔
मशीन बंद करती, अंदर जाकर बैठती तो सास को याद आ जाता कि खाना तो किसी ने बनाया ही नहीं। फातिमा को 2 मिनट भी बैठने ना देती और किचन में भेज देती। रात जिस वक्त थक हार कर वो अपने कमरे में जाती तो इसके एक एक जोड़ में दर्द हो रहा होता। इस दौरान इसे ख्याल न आता कि इसने आमिर से फोन पर बात करनी है। फोन उठाती तो आमिर कई मिस कॉल्स आई हुई होती। वो इसे कॉल बैक करती तो वो फोन उठाकर शदीद गुस्सा करता। तुम क्या करती रहती हो सारा दिन? तुम्हारे पास इतना भी वक्त नहीं होता कि तुम 2 घड़ी मुझसे बात कर लो। मैं तुम्हारे राम की खातिर यहाँ पर प्रदेश में खुद ख्वार हो रहा हूँ, मगर लगता है कि तुम्हें मुझ पर कोई दिलचस्पी नहीं है। वो गुस्से में फातिमा को सुनाने लग जाता। फातिमा दोनों जानब से फंस कर रह गई थी। इसे ऐसे लग रहा था कि शादी करके इसने कोई कतवील अपने गले में डाल लिया है। शोहर के साथ मुनासिब वक्त न गुजारने की वजह से इन दोनों के दरमियान बहुत फासला था। इसी फासले का फातिमा की सास खूब फायदा उठाती थी। आमिर को फोन करके झूठी सच्ची बातें फातिमा के खिलाफ करती, जिन्हें वो सच मान लेता। वो शरीफ लड़का था, फातिमा से इस चीज की बात परस्तो ना करता, लेकिन दिल ही दिल में फातिमा से शिकवा जरूर करता। एक रोज फातिमा की सास ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी जब बाहर से इनकी छोटी बेटी मारिया अंदर दाखिल हुई। इसके हाथ में बिजली का बिल था और इसके चेहरे पर हवाएं उड़ी हुई थी। अम्मी ये देखे, पूरे 50,000 बिल आया है। बिजली का बिल अगर भाई को पता चला तो वो सख्त गुस्सा करेंगे। उन्होंने जाते वक्त कहा था कि इन्हें कारोबार के लिए रकम जमा करनी है, इसलिए हम अपने खर्चे दरअसल कम करें। मारिया की बात पर अम्मा चौंक पड़ी और बिल इसके हाथ से लेकर देखने लगी। इनके चेहरे पर सोच की परछाइयां वाज़िह नजर आ रही थी। तभी अचानक इनके जहन में एक ख्याल आया और इनके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उन्होंने मारिया की जानिब देखा और कहने लगी, जरा आमिर को फोन मिला कर तो देना। मारिया में ना समझने वाले अंदाज में फोन निकाल कर आमिर को कॉल कर दी। जैसे ही आमिर ने फोन उठाया, अम्मा शुरू होगी, अरे मेरा मासूम बच्चा परदेश दिन रात काम करके पैसा कमा रहा है, मगर तुम्हारी मेहनतों का कोई सिला नहीं। मुझसे बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दो। मैं इसलिए गरीब घराने की लड़की ब्याह कर लाई होती कि वो रुपये की कदर करेगी, मगर फातिमा तो इस कदर फजूल खर्च है कि ये तो तुम्हें कंगला करके छोड़ेगी। आमिर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अम्मा क्या कह रही हैं। तभी इसने कहा कि अम्मा हुआ क्या है, बताएं तो सही क्या किया है फातिमा ने। अम्मा ने मुस्कुरा कर मारिया को देखा और कहने लगी, बेटा सारा दिन एसी लगा कर कमरे में पड़ी रहती है, अगर मैं कुछ कहती हूँ तो रोने लग जाती है कि मैं हामला हूँ, मुझसे कोई काम नहीं होता और गर्मी ज्यादा लगती है। इसकी हालत की वजह से मैं भी ज्यादा सख्ती नहीं करती, मगर हकीकत तो ये है कि दिन रात एसी चलाने की वजह से बिजली का बिल 50,000 आ गया है। तुम्हारे अब्बू के पास तो इतने पैसे नहीं है, तुम्हें ही पैसे भेजने पड़ेंगे। बिल की रकम सुनते ही आमिर के 14 तबक रोशन हो गए, लेकिन वो अब क्या कर सकता था। इसने माँ को तसल्ली दी, वो पैसे भेज देगा, मगर इसके दिल में फातिमा के खिलाफ एक गरा सी लग गई थी। अगले दिन जब सुबह घर में फातिमा के सिवा तमाम अफराद हो रहे थे तो बड़ी नंद के ससुराल वाले आदम के फातिमा ने जाकर सबको उठाया तो सूजी हुई आंखों के साथ सब उठे तो कई, लेकिन सबके ही मूड खराब थे। मारिया को ससुराल वाले चाहते थे कि इन्हें हलवा पूरी का नाश्ता करवा दिया जाए। बेचारी फातिमा की शामत आई जब सास ने इसे हुक्म दिया कि सारे काम छोड़ दो, पहले मारिया के ससुराल वालों के लिए शानदार हलवा पूरी बनाओ। इस रोज फातिमा को सुबह से ही चक्कर आ रहे थे, मगर वो खमोशी किचन में जाकर खड़ी हो गई और पूरियां बनाने लगी। शदीद गर्मी थी और पसीना टपक रहा था। तभी न जाने इसे क्या हो रहा था, अचानक इसे जोरदार चक्कर आया और वो बेहोश होकर जमीन पर जा गिरी। ड्रम की आवाज सुनकर ड्राइंग रूम में बैठे हुए तमाम अफराद किचन की जानब दौड़े। वहाँ फातिमा जमीन पर बेहाल पड़ी थी। इसके आसपास खून का एक तालाब सा बना हुआ था। फातिमा की सास के औसाफ खताब हो गए। इन्हें यकीन हो गया कि जब आमिर को पता चलेगा कि फातिमा का हमल जाया हो गया है तो वो शायद गुस्सा करेगा। इन्हें फातिमा को अस्पताल ले जाने से ज्यादा अपने झूठ के पकड़े जाने की फिक्र थी। मारिया के होने वाली सास शोर मचाकर फातिमा को अस्पताल पहुंचा दिया। जब इसकी आंख खुली तो इसे पता चला कि इसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही जा चुका है। तो इस पर गम का पहाड़ टूट पड़ा, मगर वो नहीं जानती थी कि इसके खिलाफ एक और साजिश तैयार है। इसी शाम सास ने इसकी अस्पताल से छुट्टी करवा दी और इसे अपने साथ घर ले आई। फातिमा के घर वाले आए तो फातिमा ने इन्हें कोई बात न बताई, बल्कि इन्हें टाल दिया कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, इसलिए हमल जाया हो गया। इसकी आंखें बार बार आंसू से भरती जा रही थी। घर वाले चले गए तो फातिमा की सास ने एक बार फिर से इसे चाय बनाने की फरमाइश कर दी, बगैर इस बात का एहसास किए कि अभी वो अस्पताल से घर आई थी। फातिमा को शदीद तकलीफ थी, मगर इसके बावजूद वो हिम्मत करके उठी और किचन में जाकर खड़ी हुई। वो जानती थी कि इस घर में इसकी कोई हैसियत नहीं है। इसका शोहर इसकी बात पर भरोसा नहीं करता
اور यहाँ जो लोग थे इन्हें हो ना हो कोई नौकरानी हो इसे थी। फातिमा की सास ने आमिर को फोन करके इत्तला दे दी थी कि फातिमा अपने बच्चे की पैदाइश नहीं चाहती, इसलिए वो जाकर एबॉर्शन करवाई है। आमिर का फोन खोल उठा। इसका दिल चाहा कि वो अभी इसी वक्त जाकर फातिमा का गला घोंट दे। इसने बगैर कुछ कहे फोन रख दिया। फातिमा की साथ मुतमिन होगी कि आमिर को सच्चाई पता नहीं चली, मगर दूसरी जानब आमिर ने अपनी इसी रोज की टिकट करवाई थी। सारे काम छोड़कर वो अगले दिन पाकिस्तान आ पहुंचा। इसका इरादा था कि जाते ही फातिमा को तलाक देकर अपनी जिंदगी से निकाल देगा। बगैर किसी को इतला दिए कड़कती हुई दोपहर में जिस वक्त वो घर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, खाना पकाने की खुशबू उसकी नाक से टकराई। कितनी शदीद गर्मी में मेरी बेचारी माँ किचन में काम कर रही है और फातिमा अंदर एसी वाले कमरे में आराम कर रही होगी। वो इस लायक कि नहीं कि इसे अपनी जिंदगी में रखूं। आज इसे तलाक देकर फारग कर दूंगा। जिस औरत ने मेरे घर वालों की इज्जत नहीं करनी, इसे मेरी जिंदगी में रहने का कोई हक नहीं। शायद गुस्से में ये सोचा हुआ आमिर जिस वक्त किचन में दाखिल हुआ तो इसके कदमों तले से जमीन ही निकल गई। सामने ही फातिमा खड़ी खाना पका रही थी। इसने दोनों चूल्हों पर एक एक हांडी चढ़ा रखी थी। इसका लिबास पसीने में भीगा हुआ था। इसे याद आया अम्मा ने इसे बताया था कि कल ही फातिमा ने अपना एबॉर्शन कराया है। अगले ही रोज किचन में खड़ी होकर काम किस तरह कर रही है। वो बार बार अपनी कमर पर हाथ रखती जिससे शदीद तकलीफ थी। कभी हाथ से लिस्ट साफ करती जैसे इसे शदीद तकलीफ थी, कभी माथे से पसीना साफ करती। इसने एक परात में बहुत सारा आटा निकाल कर रखा हुआ था। शायद अभी इसे आटा गूंदना था। यकीनन फिर रोटी भी बनानी होगी। आमिर को कोई गड़बड़ का एहसास हुआ और वो अक्लमंद लड़का था। बगैर कुछ किए वो अंदर बढ़ गया। अंदर पूरे घर में खामोशी थी। इधर उधर नजर दौड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था। घर के बड़े कमरे में 2 टन का एसी लगा हुआ था। आमिर धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। अंदर नीम अंधेरा था। कमरे के तमाम अफराद इस बड़े कमरे में सो रहे थे। तभी फातिमा की सास को लगा कि फातिमा दरवाजा खोलकर अंदर आई है। उन्होंने पलटते बगैर जोर से आवाज लगा दी, महरानी साहिबा खाना पका कर कितनी बार कहा है कि जब तक खाना तैयार न हो जाए तब तक आवाज न लगाया करो। मेरी बच्चियों की नींद खराब होती है, लेकिन तुम वो के सुनती ही नहीं। अब अगर मैं कुछ कहूंगी तो तुम शोर मचा दोगी कि कल ही मेरा बच्चा जाया हुआ है और आज सास ने काम पर लगा दिया कि बीबी सुन लो कि मैं तुम्हें ब्याह कर इसलिए लाई हूँ कि मैं तुमसे घर के काम काज करवाऊं, वरना मुझे तुम जैसी गरीब लड़की की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे के लिए एक से बढ़कर एक आला खानदान का रिश्ता मौजूद था। अब जाओ और जाकर खाना पकाओ और इसके बाद घर की सफाई भी कर लेना। रात को मारिया के ससुराल वालों ने आना है। इनके लिए कम से कम 3-4 डिश बनानी है। पिछली बार की तरह 2 खाने बनाकर सामने मत रख देना। फातिमा की सास अपनी ख्याल में बोलती चली गई। ये जाने बगैर के दरवाजे में खड़े हुए आमिर के ऊपर तो गोया पहाड़ ही टूट पड़े। फातिमा की सास कहकर दोबारा से सो गई। आमिर ने नजर दौड़ाई। घर के तमाम अफराद इंतहाई सुकून से लेटे हुए थे। सिर्फ एक फातिमा ही थी किचन में इनके लिए खाने के बंदोबस्त कर रही थी। वो जान गया था कि इसकी गैर मौजूदगी में इसकी बीवी के साथ क्या सलूक किया जाता है। वो शर्मिंदा होता हुआ खामोशी से पलट गया। किचन में फातिमा अभी तक खाना पका रही थी। आमिर ने इसके करीब जाकर देखा। वो पसीने से भीगी हुई थी और हवाले जवारात कल ही इसका हमजाया हुआ था और आज वो 18 अफराद का खाना पका रही थी। आमिर का दिल इस जाति पर दुख कर रह गया। इसने फातिमा को पुकारा और चौंक कर पलटी। इसकी आंखें आंसू से भीगी हुई थी। आमिर ने इसे दिल ज्यादा पर दुख गया। आमिर ने बगैर कुछ कहे इसके सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो फातिमा, मेरी आंखों पर बंधी हुई पट्टी उतर गई। तुम अब यहाँ नहीं रहोगी बल्कि मेरे साथ रहोगी। बाकी सब लोग एसी लगा कर मजे से सोते हैं। 50,000 बिल आया तो अम्मा ने आमिर से की वजह से फातिमा का हमल भी जाया हो गया। तो अम्मा ने कहा कि तुम्हारी बीवी जानबूझकर अबॉर्शन करवाई है। कड़ी धूम में आंसू साफ करता हुआ आमिर कह रहा था और फातिमा को यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत इस पर इस तरह भी मेहरबान हो सकती है। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की सबकवास कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। गया। आमिर ने बगैर कुछ कहे इसके सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो फातिमा, मेरी आंखों पर बंधी हुई पट्टी उतर गई। तुम अब यहाँ नहीं रहोगी बल्कि मेरे साथ रहोगी। बाकी सब लोग एसी लगा कर मजे से सोते हैं। 50,000 बिल आया तो अम्मा ने आमिर से की वजह से फातिमा का हमल भी जाया हो गया। तो अम्मा ने कहा कि तुम्हारी बीवी जानबूझकर अबॉर्शन करवाई है। कड़ी धूम में आंसू साफ करता हुआ आमिर कह रहा था और फातिमा को यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत इस पर इस तरह भी मेहरबान हो सकती है। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की सबकवास कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।